स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। चलें तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर, विच आर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो इसकी फर्स्ट ब्रांच है मोलेकुलर बायोलॉजी। Molecular biology is the branch of biology which deals with the structure of organisms, the cell and their organelles at molecular level. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताया गया है कि इसमें हम सेल को, ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उन सब को हम मोलेकुलर लेवल पे स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मैं एक सेल ड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये मैंने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए वगैरह होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। देन हमारा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गए एंड गोल्गी ऑपरेटस आ गया, वैक्यूल्स आ गए, लाइसोसोम्स आ गए। तो इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल्स होती हैं, वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं बात करूं कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी एक ऑर्गेनल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाय लेयर की मिलके बनी होती है, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं मोज़ेक मैनर में। तो क्योंकि ये मैं बात कर रही हूँ लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की। तो फॉस्फोलिपिड क्या है? एक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। इसमें बेटा हम ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल को हम देखें तो वो डीएनए है, और डीएनए किससे मिलके बना हुआ है? राइबोस शुगर से प्लस फॉस्फेट ग्रुप से एंड नाइट्रोजिनियस बेस से। इस तरह ये भी आप देख रहे हैं डीएनए भी जो है वो फर्दर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। इसमें बेटा हम यही करते हैं कि सेल को स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गेनल्स को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके मोलेकुलर लेवल के ऊपर, ये देखने के लिए क्या तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं क्या वो एक जैसे ही मॉलिक्यूल से मिलके बने या उनमें कोई डिफरेंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, देन हम देखेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यस, तो नेक्स्ट हमारी जो है वो ब्रांच है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है? इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं उन दोनों में क्या जो है वो इंटरेक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट है, एक बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में आ जाते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, और एबायोटिक में आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर जिंदा रह सकती हैं? क्या ऑर्गेनिजम्स एयर के बगैर, वाटर के बगैर, सॉइल के बगैर जिंदा रह सकते हैं? तो बेटा हम इसमें यही इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं कि अगर इनमें से कोई एक पैरामीटर इन्वायरमेंट में कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में से लाइक प्लांट्स जो हैं अगर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा? जब प्लांट्स जो हैं होंगे ना, अगर वो इस अर्थ के ऊपर, हमारे प्लेनेट के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो ज़मीन को जो है वो टोटली इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी कि आग भी लग सकती है। ये इनका इफेक्ट है कि अगर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सी इंटरेक्शन है, अगर इनमें से कोई भी एक पैरामीटर कम या ज़्यादा हो जाए लिविंग थिंग्स में भी या नॉन लिविंग थिंग्स में भी, तो उनका एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देन आते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। दिस इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। माइक्रोबायोलॉजी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, एंड बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। तो इसमें हम बहुत स्मॉल क्रिएचर्स या बहुत स्मॉल लाइफ जिसको हम अपनी आंख से देख भी नहीं सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, हम उनकी स्टडी को करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे कि वो जो है ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मीरेन बायोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर और मीरेन वाटर को आप कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम है कुछ वर्ड्स को छोड़ के।
फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द organisms living freshwater bodies that are river, lakes and physical and chemical parameters of these water bodies. फ्रेश वाटर बायोलॉजी ये हमारी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्रेश वाटर को स्टडी करते हैं। फ्रेश वाटर जो है वो हमारा रिवर्स में, लेक्स में और इस तरह के पॉन्ड्स वगैरह में होता है। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम देखेंगे कि उन फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर किस तरह की लाइफ प्रेजेंट है, उनकी जो है वो वाटर की क्या केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स हैं, उनकी एसिडिटी क्या है, उनका पीएच उनकी क्या है, उनमें कितने साल्ट्स के कितने कंटेंट्स हैं, उस वाटर की डेप्थ कितनी है, ठीक है, उसमें कितनी वेव्स ज़्यादा बन रही हैं, कम बन रही हैं, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं लाइक उसके अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट है वो किस टाइप के हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, ये सब चीज़ें जो है वो हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं और इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, ये चीज़ें भी हम इसमें ही डिस्कस करते हैं। देन मेरीन वाटर बायोलॉजी में हम देखते हैं इट इज़ विद ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन मेरीन बॉडीज इन सी एंड ओशन एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दिस वाटर बॉडीज। इसमें हम सेम मेरीन वाटर में भी सेम हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि मेरीन बॉडीज़ यानी मेरीन वाटर में रहते हैं। मेरीन वाटर कहाँ होता है? सी और ओशन में प्रेजेंट होता है। इसमें जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये पानी बहुत खारा और नमकीन होता है। इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट चेंज है। उस फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, यहाँ पर मेरीन वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ नहीं रह सकते और इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो इसके अंदर नहीं रह सकते। इसके साथ साथ हम मेरीन वाटर बायोलॉजी में भी ये भी देखेंगे कि जो मेरीन वाटर है इसके अंदर जो है वो इसकी पीएच कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, इसका टेम्परेचर कितना है और इसके अंदर जो है वो वेव्स कैसे बनती हैं, हम इसमें हर चीज़ को स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ये भी जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर भी रह सकता है और उसके अंदर भी रह सकता है और उसको फ़ायदा भी पहुंचा सकता है, उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। इसमें हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे कि होस्ट और पैरासाइट के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स के जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रह भी रहा है, उससे फूड भी ले रहा है, उससे शेल्टर भी ले रहा है, लेकिन इन टर्न उससे जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होगा कि जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर रह रहा है, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, इनफैक्ट उसको बेनिफिट दे रहा है। तो इसमें हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो पैरासाइट है वो उस होस्ट की बॉडी में कैसे एंटर हुआ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस पैरासाइट की एग्जांपल में आ जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो एनोफिली मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहता है। जब वो मॉस्किटो मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटता है तो उसकी बॉडी से जो है वो प्लाज्मोडियम होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ फिर वो जाके फिर ग्रो करता है और फिर डिजीज़ कॉज करता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ह्यूमन बायोलॉजी। It deals with the study of man. It includes form, structure, functions, histology, anatomy, morphology, evolution, genetics, cell biology and ecological studies etc. of human beings. इसमें हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं कि ह्यूमंस की जो है वो मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो बाहर से दिखते कैसे हैं, उनकी एनाटमी क्या है, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स जो होती हैं उनकी क्या शेप है, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी एनाटमी क्या है, उनकी फिजियोलॉजी वो कैसे वर्किंग कर रही हैं, लाइक किडनीज अपना काम कैसे कर रही हैं, हार्ट जो है वो ब्लड को कैसे पंप कर रहा है, लंग्स जो है वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, ये हम जो है वो हमारा स्टमक कैसे डाइजेशन को परफॉर्म कर रहा है, हम हर चीज़ को इसमें स्टडी करेंगे जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होगी। उनकी हिस्टोलॉजी की भी स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस जो हैं वो कितनी तरह की उनकी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ कितनी तरह के हैं और अगर उनको कोई डिजीज़ हो गई है तो उनका टिश्यू का जो कल्चर करते हैं वो इसमें हम करेंगे। उसके बाद हम इसकी एवोल्यूशन देखेंगे कि ह्यूमंस जो है वो इस प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो है वो कैसे आए हैं, ठीक है। उनकी जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स को हम इसलिए स्टडी करते हैं
कि एक तो जेनेटिक्स को स्टडी करने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि अगर हम ह्यूमंस के अंदर कोई भी जेनेटिक डिजीज़ आ रही हैं, अगर हमें जेनेटिक के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कंप्लीट हमारे पास नॉलेज होगा, तो हम उन डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। देन सेल बायोलॉजी के ह्यूमंस का जो सेल है उसको स्टडी करेंगे, एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ और ह्यूमंस का उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है हम उसको भी इसके अंदर ही स्टडी करेंगे। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम देखेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कॉमनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें हम ह्यूमन बींग्स के सोशल बिहेवियर को देखेंगे। क्या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उनकी अगर बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है तो उनका क्या सोशल बिहेवियर है, क्या वो अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको नेगेटिव इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, उनको जो है वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ दी जा रही है, नेगेटिव फीड दी जा रही है, तो क्या उनकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है। और वो वाले लोग जिनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, अच्छा खुशगवार माहौल मिल रहा है, तो उनके दरमियान और नेगेटिव पर्सन के दरमियान क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी से मुराद ये जो है वो बायोलॉजी की बिल्कुल लेटेस्ट ब्रांच है और इसके ऊपर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, और ये जो ब्रांच है ये माइक्रो लेवल के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रही है। इसमें जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए यूज़ करते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक डिजीज़ की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन में डिफेक्ट आ रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस में डिफेक्ट आ रहा है, कोई एंजाइम्स ख़राब बन रहे हैं, तो इसके अलावा और कैंसर्स वगैरह, शुगर, डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ हैं, हम उनको कैसे क्योर कर सकते हैं। हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उनकी बॉडी के अंदर जो भी फॉल्टी एंजाइम्स, कोई भी फॉल्टी प्रोटीन्स या हार्मोन्स बन रहे हैं, उनको हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू सही से प्रोड्यूस करवा के ह्यूमंस को इंजेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ को गुजार सकें। और इसका एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर हम जो है वो क्रॉप्स वगैरह, और हम लोग जो है वो एनिमल्स की जो है वो बेटर एनिमल्स की जो है वो ब्रीडिंग करवाते हैं, ताकि हमें अच्छे वाले प्लांट्स और एक अच्छी फूड मिल सके। एनिमल्स के थ्रू हमें अच्छा मीट मिल सके जिसमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो, क्योंकि आजकल ह्यूमंस की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है और इस टाइम पे हमें फूड शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम क्रॉप की और एनिमल्स जो है डोमेस्टिक एनिमल जिससे हम फूड ले रहे हैं, उनकी हम लोग कैसे पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद गुड न्यूट्रिएंट्स। तो ये भी